प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जो कि आपकी ज्ञान वृद्धि में बहुत सहायक होगा। दर्शकों, जन्म कुंडली में द्वादश भाव का बहुत महत्व है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव माना जाता है, खर्चे का भाव माना जाता है। खर्चे से संबंधित इस प्रकार है, व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक वस्तुओं को प्राप्त किया और वो किस प्रकार से समाप्त होंगी वह व्यय भाव बताएगा। आगामी जीवन में मृत्यु के बाद वह क्या बनेगा वह व्यय भाव बताएगा। ज्योतिष का सिद्धांत है कि प्रत्येक भाव से द्वादश भाव उस भाव का खर्चे का भाव होता है, व्यय का भाव होता है। लगन कुंडली में व्यय के भाव से हम नेत्र संबंधित पीड़ाएं, धन की हानि, राजकीय दंड आदि, सहवास सुख, शत्रु का विरोध, विपत्तियां, गुणों का अपव्यय, मरने के बाद गति, मोक्ष हो गई या मोक्ष नहीं होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी जन्म कुंडली का द्वादश भाव देता है। दर्शकों, आज हम इसी के विषय पर एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि उस जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, जातक का जन्म 13 जून 92 को रात्रि 10:55 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अनुराधा नक्षत्र 3 में हुआ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का था, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी, आगे पूर्णिमा आने वाली है। जन्म के समय पर मकर लगन हुआ। मकर लगन का स्वामी शनि 24 डिग्री लेकर के लगन में विराजमान है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि, तृतीय भाव में मीन राशि, चतुर्थ भाव में मेष राशि में मंगल 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र और सूर्य 29 डिग्री 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में केतु 7 डिग्री और बुध 14 डिग्री लेकर के अपनी राशि में है। सप्तम भाव में कर्क राशि, अष्टम भाव में सिंह राशि में गुरु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में कन्या राशि और दसम भाव में तुला और एकादश भाव में वृश्चिक राशि में नीच राशि का चंद्रमा 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में धनु राशि में राहु 7 डिग्री लेकर के 19 मिनट विराजमान है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष के विद्वानों का यह मत रहा है कि द्वादश भाव में राहु प्रबल पितृदोष का कारक होता है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुंडली में संघर्ष में जीवन है और द्वादश भाव में गुरु की राशि कोई भी होने दो, गुरु की 2 ही राशि है, या तो धनु या मीन राशि, गुरु की राशि हो द्वादश भाव में और उस राशि को बुध देखता हो, या तो राशि में बुध होगा या छठे भाव में बुध होगा, तो ऐसा मान करके समझो कि उस जातक के कुल ने, परिवार ने अपने पूर्वजों का अतिथि सत्कार नहीं किया, उसका जो वार्षिक श्राद्ध है वो विधिवत नहीं किया, उसका फल जातक को भुगतना पड़ता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। जातक का जन्म मकर लगन, लग्नेश शनि अपने भाव में है। दर्शकों, ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि लग्नेश हमेशा शुभ होता है और लगन लग्नेश का पहले विचार करना चाहिए, लेकिन मकर लगन में ऐसा बताया जाता है
कि जातक के द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप जातक का जन्म मकर लगन में होता है और लग्नेश उसको ऊपर तो उठाता है, लेकिन परेशानी उसको अच्छी तरह से परेशान होने के बाद उसकी राह आसान होती है, जब तक कि वो अपने पूर्व जन्म को कर्मों का फल का प्रभाव ना भुगत सके। तो मकर लगन में जन्म हुआ, शनि लगन में है, लगन केंद्र है, शनि अपनी राशि में है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार शनि यहाँ पर शशक योग बना रहा है। शशक योग एक महापुरुष योग है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी मंगल भी केंद्र में है, तो शशक योग अपने आप में पूर्ण हो रहा है। ये महापुरुष योग अपने आप में पूर्ण हो रहा है। जातक की कुंडली में केंद्र में शशक योग अपने आप में पूर्ण हो रहा है। दर्शकों, अब बात करते हैं प्रत्येक ग्रह का प्रभाव। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव अपनी शत्रु की राशि में 29 डिग्री लेकर के स्थित है। अष्टमेश का पंचम भाव में होना शिक्षा में हानि, संतान की हानि होना है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में नीच राशि में है। चंद्रमा जब नीच राशि में एकादश भाव में होता है, मित्रों से धोखा, जीवन साथी के विषय में परेशानियां मिलती हैं। वो एक अलग बात है कि जीवन साथी एकादश भाव में है तो किसी न किसी प्रकार से आय करने वाला जीवन साथी होता है। मंगल, जातक का मंगल चतुर्थ भाव में केंद्र में है, मेष राशि में है और रोचक योग बना रहा है। यह रोचक योग भी एक महापुरुष योग में से एक है। मंगल अश्विनी नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी केतु छठे भाव में है। आगे और ग्रह का देखते हैं, फिर मंगल के विषय में विचार करेंगे। बुध नवम भाव और छठे भाव का स्वामी है और बुध छठे भाव में है। भाग्य की हानि, बुद्धि कमजोर और जातक के स्वयं परिवार वाले, स्वयं सवय के संबंधी शत्रु और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव में राहु भी है। बुध के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है। बुद्धि थोड़ा सा कमजोर भी हो सकती है इस प्रभाव से। बुध ग्रहों की पंचात में राजकुमार माना जाता है और वैसे बुध को एक ठंडा ग्रह माना गया है। सब द्वादश भाव को देख रहा है तो सहवास सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो बुध भी सहवास सुख में कुछ कमी का कारण बन रहा है। बात करते हैं अब गुरु की। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। धनु राशि में राहु है, इसलिए गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है और वैसे भी मकर लगन के लिए गुरु अकारक है और राहु की स्थिति यहां हो जाने से गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। गुरु अपना प्रभाव कुछ ना दे करके जहां पर भी होगा राहु जैसे प्रभाव देगा। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी जो भी होगा वो राहु जैसे प्रभाव देगा। तो गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, वैसे ही पृथक कारक है। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया, नीम पे चढ़ा करेले के हिसाब से हो गया और भी कड़वा हो गया। तो एक तो अकारक, दूसरा राहु अधिष्ट राशि का स्वामी और पृथक कारक हो गया।
गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे है, अशुभ नहीं है, क्योंकि राहु सामने से ही है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है और परेशानी दे रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन की हानि, परिवार की हानि होगी। धन से और परिवार से जातक को कोई सुख शांति वाली बात नहीं। गुरु नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव है। अब इसको हम ज्योतिषीय सिद्धांत के मुताबिक गुरु का प्रभाव नहीं कह सकते, यहां से भी ये राहु का प्रभाव है मंगल के ऊपर। राहु की पंचम दृष्टि भी मंगल के ऊपर है। अभी मंगल के ऊपर दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, राहु का और गुरु का। गुरु यहां पर शुभ ग्रह नहीं रहा, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया तो राहु जैसे प्रभाव देगा। तो मंगल पर पंचम दृष्टि राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। मंगल के फलों में, मंगल के प्रभाव में कमी आ गई, मंगल पीड़ित हो गया, प्रभावहीन हो गया। अब ऐसा मान के सोचो कि मंगल प्रभावहीन है, जैसे मैंने अपने पहले बताया कि मंगल के बाद मंगल यहां से सप्तम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है क्योंकि मंगल पीड़ित है। मंगल अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को एकादश भाव को दे रहा है, मंगल को कोई आमदनी नहीं हो रही। यहां पर इस कुंडली के हिसाब से जातक की स्त्री कुछ आय करने वाली होगी, जातक आय करने वाला नहीं होगा, जातक आलसी भी होगा क्योंकि बुध छठे भाव में है। जातक कुछ नहीं करने वाला होगा, जातक आलसी भी होगा क्योंकि बुध छठे भाव में है और मंगल पीड़ित है, कोई आमदनी नहीं और उसका रोजगार अव्यवस्थित होगा, जातक का रोजगार अव्यवस्थित होगा। परंतु शनि दसम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करेगा, मेहनत कराएगा शनि, लेकिन आमदनी उतनी नहीं होगी। ये जातक के साधारण प्रभाव हमने बताए। अभी ये जातक हमारे पास किस लिए आया? इस जातक के भरसक प्रयास हो गए। जातक 92 का है, अभी लेटेस्ट कुछ ही दिन पहले 10-5 दिन पहले जातक ने हमसे संपर्क किया, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं विवाह से संबंध में। पुरुष जातक का विवाह का कारक शुक्र है और शुक्र ग्रह चाहे पुरुष जातक हो या स्त्री जातक को दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र है। शुक्र सभी भौतिक सुख देने वाला है। पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र सूर्य से अस्त है, शुक्र यहां पर सूर्य से अस्त है। शुक्र इस मकर राशि में योग कारक ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है। दसम भाव में शुक्र की तुला राशि है तो पंचम भाव में शुक्र की वृषभ राशि है। तो शुक्र मकर लगन के लिए प्रबल योग कारक है। पंचमेश का स्वामी शुक्र अपने ही भाव में सूर्य से अस्त है। एक ग्रह जो पंचमेश है, योग कारक है, अपने ही घर में होकर के अपने घर को नहीं बचा रहा है। दर्शकों, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव में अस्त हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस कुल के किसी की पुरुष की आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है, उसके शाप की वजह से संतान हानि योग है। ये हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत है। यहां पर संतान की हानि हो रही है। सूर्य भी साथ में है, केतु के साथ है, शापित योग है। सूर्य केतु से पीड़ित है और शुक्र के साथ भी केतु है। जब शुक्र के साथ केतु हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन नहीं मिलता, बड़ी परेशानियां आती हैं। तो यहाँ पर शुक्र विवाह कराने में असमर्थ हो रहा है क्योंकि अस्त है और दूसरा केतु के साथ है। शुक्र और केतु की युति है। शुक्र
29 डिग्री पर है तो केतु 60 डिग्री पर है, सूर्य भी 29 डिग्री पर तो केतु 60 डिग्री पर है। केतु दोनों को प्रभावित कर रहा है। जातक का संतान का अभाव है। शिक्षा चंद्रमा उच्च दृष्टि से थोड़ी सी दे रहा है तो दी है चंद्रमा ने, क्योंकि चंद्रमा यहां से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को अपनी उस दृष्टि से देख रहा, शिक्षा दी है, लेकिन चंद्रमा उसका संतान के लिए और विवाह के लिए नहीं कर सकता, विवश है चंद्रमा। वो शुक्र ही चाहिए, तो शुक्र अस्त है और पंचम भाव में ही अस्त है, संतान हानि योग बनता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ऐसी स्थिति उस समय बनती है जबकि उनके कुल का कोई पूर्वज, पुरुष पूर्वज की आत्मा भटकती है। भटकती नहीं, जो पितरों में पुरुष आत्मा है उसको वह आक्रोश में है, उसके श्राद्ध नहीं किए गए। वो इसलिए पहचाना जाता है कि हमारे विद्वानों का मत है कि अगर गुरु की राशि द्वादश भाव में हो और उसको बुध का ऊपर प्रभाव हो तो ऐसा मान करके चलो कि उनके पितृ योनि में जो पितृ हैं वो आक्रोश में है, उनका श्राद्ध नहीं हो रहा है, तो वो श्राद्ध के भूखे हैं, उन्होंने आक्रोश देकर के वंश वृद्धि को रोक दी है। शुक्र यहां पर संतान के लिए भी परेशानी वाली बात हो गई और विवाह का कारक अस्त है। मंगल यहां पर है, चतुर्दृष्टि नीच दृष्टि से देख रहा है सप्तम बाहु में, विवाह में तकलीफ। लग्नेश सप्तम दृष्टि से देख रहा है, विवाह में तकलीफ। सप्तमेश नीच राशि में है, विवाह में तकलीफ। वो अलग बात है, अब नीच भंग हो रहा है वो योग के लिए, विवाह के लिए नीच भंग नहीं माना जाता, क्योंकि इसका स्वामी मंगल यहाँ है, नीच भंग हो रहा है, वो देगा आमदनी कुछ देगा, लेकिन विवाह में नीच भंग योग कोई मदद नहीं कर सकता। दर्शकों, राहु सहवास सुख की हानि करता है, उधर से बुध की भी सप्तम दृष्टि सहवास सुख की हानि करेगी। जब विवाह ही नहीं तो सहवास सुख कहाँ से होगा, वो अलग बात है। धनु राशि का राहु है, घर से बाहर लोगों के में थोड़ी सी उसकी प्रतिष्ठा होगी, परंतु प्रतिष्ठा या सुखी जीवन जातक का, स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, एक आयु ऐसी होती है उसके बाद जीवन साथी की जरूरत होती है। अगर जीवन साथी नहीं है तो सभी हमारे ज्योतिष के जो विद्वान हैं उनका मत भी यही है, समाज में भी मत यही है, उसको कोई सुख नहीं है। पहले ही चतुर्थ भाव पीड़ित है उसका, राहु की दृष्टि पंचम है, गुरु यहाँ से नवम दृष्टि से है, शनि का केंद्रीय प्रभाव है, सुख की हानि है, किसी प्रकार का जातक को सुख नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बुध से ये पहचाना जाता है पितृ योनि में जो इनके पितृ हैं उनका वार्षिक श्राद्ध भली भांति नहीं हो रहा, उनके आक्रोश की वजह से यह जातक संघर्षशील बना हुआ है। हमने अभी जातक तो दोष लेकर के आ गया, अभी कोई भी ज्योतिष आचार्य, कोई पंडित जी उसकी राह आसान करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। हमने भी उसको यही बताया कि पहले तो तुम पितृदोष निवारण कीजिए, सबसे पहले पितृदोष निवारण कीजिए। पितृदोष निवारण के बाद आप रत्न धारण कीजिए शुक्र का और सूर्य को विधिवत अर्घ दीजिए। शुक्र का रत्न धारण कीजिए, क्योंकि पंचमेश और दशमेश है, शुक्र योग कारक है। मकर लगन के लिए शुक्र का रत्न धारण करना ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार अनुकूल है। शुक्र का रत्न धारण कीजिए, लग्नेश का रत्न धारण कीजिए और पंचमेश उसका भाग्येश का भी रत्न धारण कर सकता है। तीनों रत्न गले में धारण कीजिए। उसके बाद सूर्य उदय होते हुए को विधिवत अर्घ दीजिए, सूर्य की प्रार्थना कीजिए, जो उपाय है सूर्य का उपाय कीजिए।
ताकि वो सूर्य शुक्र का पीछा छोड़े और शुक्र आपका बलवान हो, शादी हो। और उसके बाद कर सकता है तो सोमवार को भगवान शिव का जल अभिषेक कच्ची लस्सी डाल करके अभिषेक करें, अवश्य भगवान आपकी सुनेंगे। हमने उसको ये सलाह दी, तो हमने आज सोचा कि ये ऐसी स्थिति वाला जातक है, अभी तो 30 साल हुआ है, उम्र गुजारनी है। जब तक ये उपाय, ऐसी स्थिति वाले जातक अगर उपाय पर ध्यान नहीं देंगे तो ये से थोड़े से दिन की बात है कि अपनी राह आसान कर सकते हैं। थोड़ा सा समय बीता तो कोई नहीं पूछेगा, और शादी नहीं तो कुछ भी नहीं। शादी एक जरूरी बंधन है गृहस्थ जीवन के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर जब आए हैं, जो भी है, लड़की या पुरुष है, शादी एक बहुत ही अवश्य ही विवाह संस्कार है। वो संस्कार भगवान सभी का करे, ताकि उसके भरोसे पर वो कमाएगा, उसके भरोसे पर वो जिएगा, उसकी दिनचर्या बनेगी। तो दर्शकों, मैंने आज की वीडियो में ये पितरों का जो क्रोप है उससे संबंधित मैंने कुंडली का आपका मार्गदर्शन किया। मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि अपने जीवन में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों का जो तुम्हारे कुल परंपरा के अनुसार है, उसके अनुसार से उनका पूजा आदि, श्राद्ध आदि करें। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी ये कहा है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, उसकी पूजा ना तो भगवान शिव स्वीकार करते हैं, ना नारायण स्वीकार करते हैं। तो पितरों के निमित्त वार्षिक श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध अवश्य करें। और जो भी आपका कुल देवता है, आपकी परंपरा के अनुसार उसका, आपके कुल की परंपरा अनुसार उसका जो मान्यता है उसको अवश्य माने, आपकी राह अवश्य आसान होगी। दर्शकों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा चैनल नया है। आप जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल ऊपर हो जाता है और मैं वास्तविक कुंडलियाँ लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहता हूँ। और दर्शकों, एक बात और है, पंडित जी या ज्योतिष आचार्य के पास जो भी जाएगा, जिसको बेचारे को परेशानी होगी, वही तो कुंडली दिखाने जाएगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। और ऐसी कुंडलियाँ देखने से आपकी ज्ञान वृद्धि होती है। मैं ऋषि ज्योतिष में आपको दोष और उनका उपाय भी साथ साथ बताता हूँ, ताकि आप भी ऐसी कुंडलियाँ देख करके आप उसका फायदा उठा सकें। फिर कहूँगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नवदहल काल सर्पदोष, पितृदोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है। जिसने करानी है, मेरा नंबर हर वीडियो में रहता है। ऋषि ज्योतिष में पत्रिकाएं हाथ से लिखी जाती हैं, जिसने लिखानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु सलाहकार देता है, और जिसने सलाह लेनी ले सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्याओं के लिए गुण मिलान की क्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करता है। जो इस सुविधा का फायदा उठा सकता है, कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी सेवा के लिए हमेशा अग्रसर है। मेरी इच्छा रहेगी कि आप, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।